तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये यूनिट 3 है आपका कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ट्रांसफर फंक्शन को एक तरह से आप बोल सकते हो आउटपुट अपॉन इनपुट, बट कंडीशन इज दैट कि जो आउटपुट और इनपुट है वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो। मीन्स नॉर्मली आप क्या बात करते हैं, हम टाइम डोमेन में बात करते हैं नॉर्मली, बट जनरली होता क्या है कि जब कैलकुलेशंस हम किसी के बारे में करते हैं तो हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इजी पड़ता है। तो इसलिए हम नॉर्मली कंट्रोल सिस्टम में, पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही बात करेंगे। तो जैसे कल आपने कुछ सिग्नल्स पढ़े थे, तो कल सिग्नल पढ़े थे आपने इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और रैंप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप, रैंप और इम्पल्स का फिर हमने इनका वन बाय वन लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी किया था, वो भी देखा था कि क्या होता है। और मैंने बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग, इट इज जस्ट ए फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है ना, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या प्रेजेंटेशन है, वो कैसा वो है, क्या वो रहेगा। ठीक है ना, हम पहले टाइम डोमेन में समझे उसको, अब फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझे। तो ऐसे ही ट्रांसफर फंक्शन की हम पूरा का पूरा बात करेंगे। जो भी अब आगे से जो बात होगा हम हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही बात होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट अपॉन इनपुट, मींस आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आउटपुट अपॉन इनपुट मींस आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन अपॉन इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट इज कॉल्ड लैप्लास, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। मींस डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन को हम बोलेंगे कि आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो अनुपात होता है उसको हम लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। और बशर्ते शर्त यह है कि सभी इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक शर्तें वो शून्य हो। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप कि इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, है ना, व्हाइल टेकिंग द इनिशियल कंडीशंस एज जीरो। जब आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि इनिशियल, अंतिम इनिशियल कंडीशन, लास्ट ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इनिशियल कंडीशंस को आप एक तरह से मान के चलो कि किसी भी सिस्टम में इससे पहले, अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस सिस्टम में को इससे पहले यूज किया ही नहीं गया, या फिर यूज किया गया तो उसको रिसेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कि ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, अगर मैं कैपेसिटर को अभी करंट दूंगा और आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिल रहा है अगर, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट में ले रहा हूँ, कुछ इस तरह की फंक्शन, मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम यूज किया है जिसमें कैपेसिटर यूज है। अब आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो अब जस्ट ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आउटपुट ले लिया, हो गया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में करने जा रहा हूँ, सेकंड में कुछ वेरिएशन दे रहा हूँ उसमें, तो आउटपुट में मेरे को पुराने वाला जो इनपुट था उसका भी इफेक्ट शो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर था पुराने वाले इनपुट का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले अगर सभी कंडीशंस जीरो हो जाए, मींस इससे पहले इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, तो उस कंडीशन में आउटपुट का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और इनपुट का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनके अनुपात को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और उसमें इनिशियल कंडीशंस जीरो क्यों लेते हैं और उसका क्या कारण है, और इनिशियल कंडीशंस होती क्या है। प्रारंभिक शर्तें मीन्स किसी भी समीकरण की अगर हम बात करते हैं, किसी मैथमेटिकली, तो हम मानते हैं कि उसकी जो सभी प्रारंभिक शर्तें हैं, इनिशियल कंडीशंस है, वो जीरो हैं, और आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसके अनुपात को लैप ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन इसका, कि टीएस ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो इस सिस्टम में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आउटपुट का वो है वाई ऑफ एस, और इस सिस्टम में जो इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ एफ। तो टी ऑफ एस इक्वल टू वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। तो ये था आपका कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली होता क्या है कि आपका जो किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है, ठीक है ना, आउटपुट जो होता है वो उस जो भी इनपुट्स आप दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, उस सिस्टम्स के जो पैरामीटर्स हैं,
वो उस पर कैसे इफेक्ट हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम आउटपुट को कह सकते हैं कि आउटपुट ऑलवेज इक्वल टू इनपुट इनटू इफेक्ट। और जो अगर हम इसको मैथमेटिकली आप लोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये भी एक आप क्या है मैथमेटिकली इसको एक तरह से आप शो कर सकते हैं कि एक तरह से क्या होता है कि ट्रांसफर फंक्शन उस सिस्टम का इफेक्ट शो करता है, उसका सिस्टम का इफेक्ट शो करता है फॉर पर्टिकुलर इनपुट। ठीक है ना। मीन्स जैसे अगर आपने इसका ये निकाल लिया आउटपुट इफेक्ट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है सिस्टम का, तो आप कोई भी इनपुट दीजिए, ठीक है ना, तो आपको उसका आउटपुट निकल आएगा आसानी से। मीन्स आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट इंटू इफेक्ट या इनपुट इंटू ट्रांसफर फंक्शन। मीन्स आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया है पहले से ही, तो आप क्या करेंगे, तो आउटपुट उस सिस्टम का पर्टिकुलर इनपुट के लिए आसानी से जज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है ना। तो mathematically explaining the system parameter according to the applied input to get desired output. The open loop and closed loop system have different transfer functions. So this is because the feedback loop gets introduced in a closed loop system. अब हमने इससे पहले ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा था। तो ओपन लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सिंपल जी होता था, वो है ना, सिंपल जी, क्योंकि वो उसका टोटल ट्रांसफर फंक्शन हो जाया करता था, जी ऑफ एस लिख देंगे उसको हम। तो अगर जैसे इसको क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ये आउटपुट से एक फीडबैक लेंगे एच ऑफ एस और इनपुट पे दे देंगे। तो जो इसका ओवरऑल फीडबैक आता था वो क्या आता था, वन अपॉन सॉरी जी एस अपॉन वन माइनस जी इंटू जी एस इंटू एच एस। तो ये हो जाएगा आपका इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो इसके बारे में हम भी बात करेंगे बाद में बाकी डिटेल में। तो इसके कुछ पहले हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। अब आपको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन ये होता है। इससे पहले मैं आगे बाकी टर्म्स के बारे में बात करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि एक भिन्न है ये, है ना, क्या है, एक भिन्न है। तो एक भिन्न में क्या होता है कि ऊपर वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, अंश, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, और इसका बहुत बड़ा रोल है आगे, इसलिए मैंने थोड़ा उसको बताया है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये एक इसका ट्रांसफर फंक्शन का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये तो मैंने क्या किया है कि आप इसको तो मैंने जस्ट एक लिख दिया फार्मूला। अगर आपको बहुत बड़ा कोई सिस्टम है तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्म अगर आपको लिखना है तो आप उसको लिखेंगे कि ऊपर में जो रहेगा सिस्टम का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा ए नोट एस टू द पावर एम प्लस ए वन एस टू द पावर एम माइनस वन प्लस ए टू एस टू द पावर एम माइनस टू एंड डॉट 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 एंड शोन अप टू ए एम तक। मीन्स अगर इस टर्म में क्या है, एम नंबर ऑफ टर्म्स यूज की गई हैं। ऐसे ही नीचे जो हर होगा उसको हम ले मान के चलते हैं कि बी नोट एस टू द पावर एन प्लस ए वन एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एस टू द पावर एन माइनस थ्री एंड शोन अप डॉट 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 अप टू द बी ऑफ एन तक। ठीक है ना। बी ऑफ एन मीन्स ऐसा करेंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि जैसे ही ए नोट हमने लिया है, यहाँ पे ए जीरो कह लीजिए, ए नोट कह लीजिए, यहाँ पर एस टू द पावर एम हो गया है, मीन्स एम माइनस जीरो, ये जीरो माइनस जीरो कर दिया हमने। नेक्स्ट टर्म जो होगा ए वन एम माइनस वन, ए वन एम माइनस वन। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, ए टू एस टू द पावर एम माइनस टू। और ये कब तक चलता रहेगा, ए एम, जब ए एम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस टू द पावर एम माइनस एम। तो एम माइनस एम मीन जीरो, एस टू द पावर जीरो। तो एस टू द पावर जीरो मीन समथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये लास्ट टर्म क्या निकल जाएगी, ए एम। तो इसी तरह से नीचे हो जाता है। और इसको अगर, ये तो आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जनरलाइज्ड फॉर्म है। और इसको अगर आप फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखोगे, जब इनको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टर मींस एक तरह से जैसे कि आपने द्विघाती समीकरण पढ़ी होगी। द्विघाती समीकरण नॉर्मली जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उसको अगर इक्वल टू जीरो को लेके जाएंगे और इसके फिर आप फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, ठीक है ना, तो वो निकल के आएंगे। वो आप मान के चलते हैं, इसमें हम पहले से ए के इंटू एस माइनस एस ए प्लस इंटू एस माइनस एस बी इंटू एस माइनस एस सी एंड सो ऑन अप टू द एस माइनस एस एम, ये सब मल्टीप्लाइज्ड है। मीन्स फैक्टर क्या करते हैं आपस में, गुणनखंड। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि अगर मैं कहूँ 10 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 5, ठीक है ना, 2 गुना 5। ऐसे में 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 5 गुना 2, ठीक है ना। तो इस तरह से 20 गुणनखंड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इसका अंश है, इसके जो गुणनखंड है नॉर्मली ये निकल के आ गए हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये जनरलाइज्ड है। ये कोई आप जब इसका कोई क्वेश्चन करोगे कोई भी छोटा मोटा, तो आप इसको समझ जाओगे कि ये है क्या।
अभी ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो अब जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट समझ लीजिए कि ये फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हर है, तो हर का जो फैक्टर्स है वो हम लेके चल रहे हैं S-S1, S-S2, S-S3 एंड S-N तक, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपका क्या हो, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये कोई पूछता है आपसे कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, तो आप ये लिखेंगे। और अगर उसको आप फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, को फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, ताकि आप इसको नोट्स भी बनाते रहे अपने साथ साथ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब पोल्स क्या होता है और जीरोस क्या होती हैं, तो दो टर्म्स होती हैं जो आपको नहीं लग रही होगी। एक तो पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की पोल्स क्या क्या होते हैं और जीरोस क्या होती है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो आपका हर होता है, ट्रांसफर फंक्शन ये निकला है आपका, तो इसका जो हर होगा, इस हर को इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जो भी समीकरण बनेगी उसका जो हल होगा, मींस जो भी ट्रांसफर फंक्शन का हर है, उस हर को एक समीकरण के रूप फॉर्म में लिखने पे जो इस समीकरण के हल होंगे, उसको बोलेंगे कि उस ट्रांसफर फंक्शन का पोल है। ओके, जैसे कि अगर इसको आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S=S1, S2, S3, S up to Sn। तो ये क्या हो गया, इसके पोल्स हो गए। मींस अगर आप किसी भी समीकरण को, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के समीकरण को नीचे इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने का कारण यही होता है कि हम आसानी से फैक्टराइज्ड फॉर्म में करके इसके पोल्स डायरेक्ट निकल आएंगे कि कौन कौन से इसके पोल्स हैं। तो जब आप एस मींस इसको 0 करोगे इक्वल टू 0, तो आपने पढ़ा होगा या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 या फिर ये 0। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो S=S1 आ जाएगा, S=S2 आ जाएगा, S=Sn आ जाएगा। तो ये S1, S2, Sn ये क्या हो गए, इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। मींस पोल्स क्या होते हैं, अब ये आप समझ लीजिए कि पोल्स का किसी भी कंट्रोल सिस्टम में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी से हम पता करते हैं कि किस सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। किसी भी सिस्टम को अगर मैथमेटिकली लिख लिया हमने, और मैथमेटिकली लिखने के बाद उसके पोल्स पता कर लिए कि क्या क्या पोल्स है उसके, तो आप उसकी पोल्स की लोकेशंस के आधार पर आप बता सकते हैं आसानी से कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। तो इसलिए पोल्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि पोल्स होते क्या हैं और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। पोल्स होते क्या है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो हर होता है, उसका हर का जो सॉल्यूशन होता है, जो हल होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो समीकरण में, इस पर्टिकुलर जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इस ट्रांसफर फंक्शन की, इसमें जो पोल्स है वो क्या है, S1, S2, S3 अप टू Sn तक। अब एक हम जस्ट एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। सपोज हमने क्या कि कोई ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है T(S+1/S(2)। ये कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, जनरल ले लिया हमने कि इसको पहले से फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर इसका पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, S(S+2) को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे क्या देखो, तो जब समीकरण को हल करेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड -2, 0 एंड -2। तो S की जो वैल्यू आ गई है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। मींस इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल क्या क्या हुए, 0 और -2। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके इसको समझ सकते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या होते हैं, कैसे इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन का हर होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करने पर जो उसके समीकरण आ जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, पोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब पोल्स की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम, अब देख लीजिए। पोल्स ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन आर डिफाइंड एज दोज वैल्यू पैरामीटर्स s whose substitution in the denominator makes the transfer functions infinite। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एस पैरामीटर की वो वैल्यू होती है जिनको उस ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में रखने पर उस ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। मतलब जैसे ही इस ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, ठीक है ना, इस ट्रांसफर फंक्शन सॉरी इस एस का वैल्यू, इस एस का वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, ये 0 होने पे क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, ठीक है ना। जैसे कि S=-2 में यहाँ रखता हूँ तो 2 -2 क्या 0 हो जाएगा, तो अपॉन 1 समथिंग अपॉन 0, 0 इंटू 0 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। मींस आप पोल्स को आसानी से डिफाइन जो करोगे वो ऐसे करोगे कि ट्रांसफर फंक्शन किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का पोल
वह एस की वह वैल्यू होती है, एस पैरामीटर की वह वैल्यू होती है जिसको डिनोमिनेटर में रखने पर उस पूरे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को इनफाइनाइट बना दे। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल्स ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन। अब उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि हम पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे किसी भी सिस्टम का, उसके ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेंगे हम, उसका हर होगा, उसके हर को हम अगर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू जीरो उसको कर दे रही हर को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि एस की वो वैल्यू निकालनी है, एस की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें उस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। इसको हम बोलते हैं पोल्स ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन। मींस इस सिस्टम का जो पोल्स होंगे वो आएंगे कि इस जो इस ट्रांसफर फंक्शन को इनफाइनाइट बना दे, इसकी वो वैल्यू जो इसको ट्रांसफर फंक्शन बना दे, इनफाइनाइट बना दे इस ट्रांसफर फंक्शन को। तो अब नॉर्मली होता क्या है कि जो पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जनरली आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक सिंपल, एक रिपीटेड और एक कंजुगेट। ठीक है ना, जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, जो पोल्स होते हैं ट्रांसफर फंक्शन के, नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं। आप इनको भी समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में तब इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आसान, टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब से एक तो होता है सिंपल। सिंपल मतलब जैसे कि एस इक्वल टू जीरो और -2, ये सिंपल हो गए हैं। अगला होता है रिपीटेड। रिपीटेड मीन्स अगर एक आया जैसे कि s+2, फिर से एक s+2 आ गया, है ना, एक पोल और आ गया इसका s+2, तो इसका s+2 का वैल्यू, एक तो आपका पोल आ गया जीरो, एक -2, फिर दोबारा क्या होगा, एक और s-2 आ जाएगा, एक और -2 हो जाएगा। मीन्स जहां पर पोल रिपीट हो रहे हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिपीटेड पोल। वो क्या बोलेंगे, रिपीटेड पोल। अब रिपीट पोल का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिपीट पोल को समझ लीजिए क्या होता है। एक होता है कंजुगेट। कंजुगेट क्या होते हैं, जैसे कि मान लिया मैंने कहा -2 एक +2, तो कंजुगेट होता है कि प्लस और माइनस, जैसे कि सेम वैल्यू लेकिन उसका साइन चेंज जाता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट। तो जैसे कि सिंपल के लिए मैंने बोल दिया कि s इक्वल टू 0 2 -4, ये तो हो गए सिंपल पोल्स। और रिपीटेड पोल मींस 1 +1 2 -2, ये हो गया आपके पोल, आपके रिपीट हो रहे हैं। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट को आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, जहां पर जे का टर्म्स यूज होता है, जे का, तो आपने वहां देखा होगा कि जब जे हम यूज कर लेते हैं किसी टर्म में, तो उसका जो कंजुगेट, जैसे सपोज एक पोल इसका 2 + ji है, सो 2 + j1 है, तो नेक्स्ट पोल क्या हो जाएगा कंजुगेट इसका 2 - j। मीन्स जब आपके दोनों पोल्स एक दूसरे के कंजुगेट हो तो उन्हें बोलते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स पोल या कंजुगेट पोल्स। ठीक है, अब इसको ज्यादा मत सोचिए अभी के बारे में, अभी अभी हम इसको बारे में बाद में बात करेंगे कि ये कंजुगेट क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है, सिंपल्स क्या होती है। अभी तुम समझ लीजिए कि पोल्स क्या होते हैं। अब पोल्स आप अच्छे समझ गए होंगे किसी ट्रांसफर फंक्शन के। अब हम बात करते हैं जीरोज के बारे में। अब जीरोज को भी आप सिंपली पोल्स की तरह समझ लीजिए, जैसे कि हमने अभी तक बात की थी सिर्फ हर के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके पोल्स के बारे में। मींस किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का जीरो वह होता है जो उस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, इसकी वो वैल्यू होती है जो इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को जीरो बना दे। मींस इस ट्रांसफर फंक्शन के एस की इस ट्रांसफर फंक्शन के एस की वो वैल्यू जो इस ट्रांसफर फंक्शन को जीरो के इक्वल बना दे। मींस इस ट्रांसफर फंक्शन के अंश में पुट करने पर उस वैल्यू को जीरो बना दे। अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छे से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पोल्स ऑफ स्पेसिफिक डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एंड zeros ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएटेड यूजिंग द डिनोमिनेटर्स। मींस आप समझ लीजिए कि जो पोल्स होते हैं वो हर से निकलते हैं, और जो जीरोज होती हैं वो अंश से निकलती है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले किया था पोल्स के लिए, हमने क्या किया था, हमने इस हर को इक्वल टू जीरो पुट किया था। अब हम न्यूमरेटर्स को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, और इक्वल टू जीरो पुट करने पे इसकी जो वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगे, उसकी उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन की जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। मींस द दोज वैल्यू ऑफ s when substituted in the numerator of the transfer function makes the transfer function zero is known as zeros of the transfer function। इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मींस किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के एस एस की वो वैल्यू जो न्यूमरेटर पर रखने पर उस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को जीरो बना दे, उसको हम जीरोस ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन, मींस उस ट्रांसफर फंक्शन की जीरो कहते हैं। अभी निकलती कैसे है, सिंपल है ये भी। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है ना, एस टी ऑफ एस इक्वल टू s+1 इंटू s-3/s इंटू s+2। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरोज निकालने के लिए जो अंश है इसे इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। s+1
इंटू एस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल गया, एस इक्वल टू -1 एंड 3। तो जो एस इक्वल टू -1 एंड 3 मीन्स -1 एंड 3 जो होगा वो क्या होगा, इस ट्रांसफर फंक्शन की जीरोज होंगी। अब देख लीजिए, अगर हम एस इक्वल टू -1 रखते हैं यहाँ पे, तो -1 करने पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और जीरो अपॉन जीरो जीरो, मीन्स इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई है। ऐसे तीसरा देख लीजिए, थ्री, तो थ्री प्लस वन फोर हो गया, तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, मीन्स इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मीन्स जो -1 और 3 है, ये ट्रांसफर फंक्शन की जीरोज हो जाती हैं। तो हमने पोल्स पढ़ लिया है और जीरोज पढ़ लिया कि जीरोज क्या होती हैं और ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या होते हैं। अब थर्ड वन और बहुत इंपॉर्टेंट फिर से, वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मीन्स किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ये भी नई टर्म आपके लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने अभी पोल्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो पोल्स के लिए हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि जो हर होता है वो इक्वल टू जीरो पुट कर दिया है। तो वो आपका, उसके हमने जब इक्वेशन को, जब हमने एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल गया है वो पोल कह दिया। लेकिन अगर हम क्या करें कि इस समीकरण, इसको s इंटू एस प्लस टू को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, बस हर को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि सपोज ये आपका कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, ए नोट एस, एस हमने इक्वेशन ले ली है, तो उसका जो हर है इसे इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो इस समीकरण जो बनेगी, इक्वल टू जीरो पुट करने पर जो समीकरण बनेगी, इस समीकरण को बोलेंगे हम इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है, इस समीकरण का जो हल होता है, वो क्या होता है, उस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, वो क्या होती है, अगर कोई पूछता है आपसे, मींस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो होती है जो जिसको हम, जो समीकरण होती है, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसके हर को जीरो के इक्वल रखने पर जो समीकरण निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि पोल्स क्या होता है, जीरोस क्या होती है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अब एक नई टर्म है, वो होता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब ऑर्डर के बारे में हम क्या बात करेंगे, ऑर्डर भी बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जो हर होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन है इसका, इस हर की जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे यहाँ एच टू द पावर क्या है, एन, हर की, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, एन हो गया। तो इस सिस्टम का ऑर्डर कितना हो जाएगा, nth ऑर्डर। मींस ये जो पूरा सिस्टम हो गया है, या ट्रांसफर फंक्शन हो गया, वो nth nवे ऑर्डर का हो गया। अगर सपोज यहाँ एस स्क्वायर होता, एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस समथिंग होता है ऐसे, तो एस स्क्वायर मीन्स एस टू द पावर टू, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, टू। तो समीकरण की घात ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया है। मीन्स ये दो द्वितीय ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। मींस जो भी मैक्सिमम पावर होगी यहाँ पे, ये तो वही आपकी उस समीकरण की क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपका, तो एस इंटू एस प्लस टू, जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर निकल के आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हुई इसकी, टू। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया है। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए एग्जाम्पल को, यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर प्लस टू एस अगेन सेम, तो यहाँ पे समीकरण का जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, कि जो हर होता है उसका कितना मैक्सिमम पावर है, उसको हम उस समीकरण का ऑर्डर बोल देते हैं, उस ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर बोल देते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट के बारे में ज्यादा यार बताया नहीं, तो मैं इसको अभी पोस्ट करता हूँ और नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी, अगर आपको कोई सिस्टम दे दिया गया है तो उस सिस्टम का हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू बताऊंगा कि मान लिया आपको कोई सिस्टम दे दिया गया है, एक सिस्टम में जिसमें एक इंडक्टेंस लगा है, एक कैपेसिटेंस लगा है और रेजिस्टेंस लगा है, और इसमें आपने कोई एसी करंट दिया है, एसी वोल्टेज दिया है, उसकी वजह से इसमें आई ऑफ टी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये सिस्टम है पूरा का पूरा, उस सिस्टम का ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। तो इसका हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो पहला स्टेप क्या है, पहले आप क्या करेंगे,
इस सिस्टम का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, किसी भी सिस्टम का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशंस जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब हमें इसमें केवीएल लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये सर्किट डायग्राम है, आपने केवीएल अच्छे से पढ़ा होगा। केवीएल क्या होता है कि किसी भी सर्किट डायग्राम में टोटल वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है, सभी वोल्टेज का सम होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप इसमें वोल्टेज देखोगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, ई वन ऑफ टी, प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो, प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो, प्लस इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो। इन सब रेजिस्टेंस, जब इन सब वोल्टेज को हम ऐड करेंगे तो वोल्टेज हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप कह लीजिए कि जितना आपने इनपुट में वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है। अब आप जान लीजिए कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं। क्योंकि आपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो पढ़ा होगा कि सिंपल आपने करंट है, ये करंट इसमें फ्लो किया, तो जैसे ही सपोज इसका रेजिस्टेंस आर है तो उसका क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई आर। आई ऑफ टी अगर करंट है यहाँ पे तो आई ऑफ टी आर। लेकिन जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है एल ऑफ डी आई टी अपॉन डी टी, एल ऑफ डी आई टी अपॉन डी टी। और जब इसका आप लैपलास लेते हो तो वो निकल के आ जाता है एस एल ऑफ आई एस, एस एल ऑफ आई एस। ऐसे ही कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालते हैं वो होता है वन अपॉन सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। और जब इसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी भी इंटीग्रेशन का तो वन अपॉन एस हो जाता है। मींस इंटीग्रेशन का जब लैपलास निकालते हो, आपने पढ़ा होगा लैपलास में कि वन अपॉन एस हो जाता है, और जब आप डिफरेंशिएशन का लैपलास निकालते हो वो इंटू एस हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस सी आई ऑफ एस। अब देख लीजिए इसको अच्छे से। पहला स्टेप क्या है, आपने इसका इसके किरचॉफ वोल्टेज लगाया और वो के अक्रॉस आपने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालनी है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि सभी कंडीशंस को जीरो मानते हुए उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपने क्या किया, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका सर्किट है, इस सर्किट का आपने केवीएल लगाया, तो केवीएल में क्या होगा, ई ऑफ आई टी, मीन्स ये टोटल वोल्टेज अपने इनपुट वोल्टेज है, इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई टी अपॉन डी टी, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, आई ऑफ टी आर, ठीक है ना। अब इनका हमने क्या किया, सबका लैपलास ले लिया, तो एक इसका लैपलास सपोज क्या हुआ, ई ऑफ एस हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल एस आई एस, इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस सी आई एस, ये क्या हो जाएगा, आई एस आर, ठीक है ना। तो क्या देखिए, और हाँ, ये तो ये हुआ आपका इनपुट, इनपुट का इक्वेशन, और ये आउटपुट, ये आप आउटपुट हो जाएगा इसका यहाँ पे। ये क्या हुआ, आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा वो आपने निकाल लिया इसके क्रॉस केवीएल लगाने के बाद। और जो आउटपुट है, हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो आउटपुट क्या होता है, इसके क्रॉस जो आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी इक्वल टू आई ऑफ टी आर। अब दोनों इक्वेशन का हमने क्या करा, ई ऑफ एस, इसका लैपलास ले लिया, इसका भी लैपलास ले लिया, दोनों का लैपलास ले लिया। अब हम क्या जानते हैं, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, इसको हमने पहले थोड़ा सा सोल्व किया, आई ऑफ एस इंटू एस एल, इसमें एस मीन्स आई ऑफ एस कॉमन ले लिया तीनों में से, और ये इक्वेशन निकल गया है हमारी क्या है, आई ऑफ एस इंटू एस एल प्लस आर प्लस वन अपॉन एस सी। जब इस समीकरण को इक्वेशन नंबर 3 को आपने सोल्व किया थोड़ा सा, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल गई, ठीक है ना। और इसी तरह से जब इक्वेशन नंबर 4 को आपने सोल्व किया तो आई ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, ई ऑफ एस अपॉन आर, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन 5 है इसमें आई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दिया आपने, तो क्या होगा, ई ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ आई एस इक्वल टू, यहाँ पर आपने आई एस की जगह ये वैल्यू रख दी, तो ये निकल के आ गया ई ऑफ एस अपॉन आर इंटू एस एल प्लस आर प्लस वन अपॉन एस सी। और थोड़ा सा इसको सोल्व किया तो ये आपका ई आई अपॉन ई नोट, ई आई अपॉन ई नोट ये निकल के आ गया, ई आई अपॉन ई नोट ले लिया। अब ई नोट मीन्स ये आउटपुट है ना, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन निकल के आ गई ये वाली, जब आपने इसको थोड़ा सोल्व किया। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन में निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के क्या करते हैं हम, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है हमारा, ई नोट, और इनपुट क्या है, ई आई, तो इसको हम उल्टा कर देंगे जस्ट। तो उल्टा करने के बाद हमारे पास ये आएगा, ई नोट एस अपॉन ई आई एस इक्वल टू एस ऑफ आर सी अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस वन। तो ये इस सिस्टम में क्या हुआ,
ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए किसी समीकरण का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उस समीकरण की जितने भी वोल्ट केवीएल इक्वेशंस होती हैं वो निकाल लेंगे हम, पहले इनपुट के रिस्पेक्ट में फिर आउटपुट के रिस्पेक्ट में। फिर उसका हम दूसरा स्टेप क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे दोनों का। फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम क्या करेंगे, उन समीकरणों को सोल्व करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक ही जैसे सोल्व करने के बाद उसका हम आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल देंगे। और आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होगा, वो आपका होता है उस समीकरण का, उस सिस्टम का, उस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये था अभी तक आपका हमने जो पढ़ाया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। और ट्रांसफर फंक्शन पढ़ने के बाद हमने उसकी मैथमेटिकली फॉर्म पढ़ा कि मैथमेटिकली क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म निकाला। फिर उस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा जीरोस क्या होती हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पढ़ी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा आपका किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, फिर उसका प्रोसीजर कि प्रोसीजर क्या है। तो ये था आज का लेक्चर, और हम यहीं पे खत्म करेंगे सेप लेक्चर को। और बाकी आप कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।